तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस मेरी डॉक्टरों की दुनिया में। मैं हूं डॉक्टर साहब गुप्ता। और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या? आज अपन पढ़ने कुछ वाले नहीं है, आज अपन रोड मैप देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? रोड मैप। बहुत सारे क्या, बहुत 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 जब से मैं नोएडा होके आया हूँ, जब से इतने सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, सागर भैया आप प्लीज़ 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 कोई ना कोई ऐसा रोड मैप बना दीजिए, टाइम टेबल बना दीजिए, जिससे हम पूरी साल भर मेहनत करें और आप जैसे डॉक्टर बन सकें, एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर बन सकें। तो देखो, मैं वही सबकी डिमांड के वे रोड मैप भी लाया हूँ, टाइम टेबल भी लाया हूँ। दोनों रोड मैप भी लाया हूँ, टाइम टेबल दोनों के दोनों मैं लाया हूँ एक ही वीडियो में। ये कहीं नहीं मिलेगा तुमको यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हर जगह रोड मैप अलग दिया गया है, टाइम टेबल अलग दिया गया है। तो मैं मानता हूँ टाइम टेबल कुछ नहीं है, टाइम टेबल है एक टाइम मैनेज करने का तरीका। इसलिए मैंने देखो टॉपिक भी टाइम मैनेज लिखा है। टाइम टेबल किसी भी चीज़ नहीं होता है, टाइम मैनेज होता है। ठीक समझ रहे हो? टाइम टेबल कोई भी चीज़ नहीं है, टाइम मैनेज करना आना चाहिए अपन। ठीक है, तो देखो रोड मैप में आपको कुछ नहीं, देखो बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। और मैं बताऊं तो ये बहुत ही मतलब बहुत लोग इधर भटक रहे होंगे, मतलब बहुत सारी बुक्स सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत सारी फिजिक्स के लिए एस सी वर्मा सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर बहुत मतलब क्योंकि देखो अब मैं बोल रहा हिंदी मीडियम के लिए बहुत सारा मटेरियल हो चुका है। पहले लोग कहते थे कि हिंदी मीडियम के लिए मटेरियल नहीं है, लेकिन अब मैं जानता हूँ हिंदी मीडियम के लिए बहुत सारा मटेरियल हो गया है। बहुत सारा हिंदी मीडियम के लिए देखो इरेलेस्टिक बुक होती है, वो हिंदी मीडियम में आ चुकी है। एस सी वर्मा भी हिंदी मीडियम में आ चुकी है। इसके अलावा बात करें तो जेई के पीवाई के होते हैं वो भी हिंदी में है। नीट के पीवाई तो पहले वैसे हिंदी में आ ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो गई जो हिंदी में भी हो चुकी हैं अब। तो अब ये सवाल तो नहीं रहा कि हमारे पास कंटेंट नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो कंटेंट तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। लेकिन ये कंटेंट बहुत ज्यादा होने से भी कुछ नहीं होता। आपको पता ही होगा इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारी चीजें आई जाती हैं, बहुत सारी कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन हर किसी का सिलेक्शन थोड़ी होता है, समझ लो। तो ये बात है, कंटेंट से कुछ नहीं है, मेन बात है कंसिस्टेंसी। आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ कितना सोर्स को कितना मतलब कितना इनपुट से कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हो, उस पर बात होती है। तो देखो, मैं सबकी डिमांड के आधार पर मैंने बताया कि देखो अपने पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी और फरवरी। कुल मिला के अपने पास कितने महीने हैं? 7। 7 महीने बचे अपने पास, मात्र 7 महीने हैं अपने पास। समझ लो, इसी के अंदर अपन को पूरी क्लासेस भी देखनी है, नोट्स भी बनाने हैं और रिवीजन भी करना है। सब कुछ इसी के 7 महीने में ही करना है। फरवरी के बाद मैंने जो मार्च है और अप्रैल है उनको इंक्लूड नहीं किया है। उनको इंक्लूड ना करने का मेरे पास बहुत बड़ा रीजन है, और वही रीजन है जो मेरे जो नीट 2026 का पेपर है उसमें 680 नंबर आए थे। वो उन्हीं कारण है कि मार्च और अप्रैल का महीना मैंने इतना यूजफुल लिया था उस टाइम पे। कोई फरवरी तक सभी के सभी बैचेस में जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो जाता है फरवरी के एंड तक। लेकिन जो मार्च और अप्रैल का महीना होता है वो कोई नहीं बताता कि किस कैसे उसको मैनेज करें। लेकिन जो मैंने मार्च और अप्रैल का महीना जो मैंने मैनेज किया था, उसी के कारण मेरे जो नीट 2026 का पेपर हुआ था 3 मई 2026 को, उसमें मेरे 680 मार्क्स आए थे। कितने मार्क्स आए थे? 680 मार्क्स। और उसके बाद जो 680 से 720 भी हो सकते थे, वो मुझे पता है कैसे हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 680 से मेरे 720 क्यों नहीं हुए। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा। लेकिन इस वीडियो में अपन देखो मेनली अपन रोड मैप और टाइम मैनेज की बात कर रहे हैं, इसलिए इसलिए इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आप बोलोगे कमेंट करोगे तो मैं जरूर बताऊंगा 680 से मेरे 720 क्यों नहीं आए, और 680 से मेरे रीनीट में 555 ही क्यों अटक गए। 680 से 555 बहुत मार्क्स कम होते हैं, वो कैसे हुए मेरे, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में अपन देखो फिलहाल रोड में वो टाइम मैनेज की बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो में रहने देते हैं। पर आप लोग कमेंट करोगे तो जरूर बताऊंगा मैं 680 से 720 क्यों नहीं आए, और 680 से 555 मार्क्स मेरे नीट में कैसे हो गए। तो आज अपन ये बात कर रहे हैं। तो अपन में पास 7 महीने ही बचे हैं, अपन को इस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने होंगे। नो, बिल्कुल मैं तो सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड किया था जब मैंने अपनी तैयारी की थी। तो मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपन यही है, देखो यही 7 महीने बचे हैं, यही 7 महीने आपकी पूरी की पूरी जिंदगी, जो 40 साल 50 साल 60 साल जो आगे होने वाली है जिंदगी, वो यही 7 महीने तो 7 महीने के बाद ऑनली रिविजन ही करना है। जब मार्च और अप्रैल का जो मेरे मेरे मैंने जो शेड्यूल अपनाया था, उसमें मेरा रिविजन नहीं चलता था, मुझे आनंद ही आता था उसमें। मेन 7 महीने की तपस्या है, उसके बाद पूरा का पूरा फल मिलने वाला है आपको। और जैसे सबको पता ही है, हम लोग को जो पीडब्ल्यू वालों ने नोएडा बुलाया था और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। तो सबको पता है कि बस यही 7 महीने का संघर्ष है, उसके बाद तो लाइफ बिल्कुल ईजी होने वाली है। बस लोड रहेगा, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस में लोड नहीं रहता है, रहता है, लेकिन एक अपन उस बॉर्डर लाइन के आगे आ जाते हैं, मतलब हमको पता चल जाता है कि मतलब नीट क्लियर हो चुका है, एंड देन अपन को एमबीबीएस में पढ़ना ही है। एंड कोई प्रेशर नहीं रहता एक टाइप का, समझ लो कि अपन एक सिक्योर हो जाते हैं कि अपन कहीं ना कहीं एमबीबीएस करके 50-60 हजार आराम से कमा सकते हैं।
और एमडी करते हैं तो 1 लाख पर, मतलब फिर तो आगे डॉक्टर की फील्ड में तो देखो पैसे की तो कहीं कमी नहीं है, लेकिन पैसे के साथ एक चीज होती है डॉक्टर की फील्ड में जो होता है विश्वास। आपका कितना मतलब उस पे मतलब जो अपना प्रोफेशन है उसके प्रति आपकी कितनी ही आशा है, कितनी मतलब आपका जो योगदान है उस पर भी निर्भर करता है। उस पर विश्वास होना चाहिए कि आगे हमको डॉक्टरी फील्ड में अपन को सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, वो भी एक ना कहीं भाव होना चाहिए, जब भी अपन आगे बढ़ सकते हैं डॉक्टरी फील्ड में। तो देखो फालतू में ज़्यादा बोलूंगा नहीं, आगे चल अपन रोड मैप की बात करें तो देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी अपने पास 7 महीने ही बचे हैं। इसको अपन को कैसे यूज करना है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, नोट्स रिवीजन। सबसे पहले अपन को क्या करना है, नोट्स रिवीजन करना है। जो भी सर क्लास में जो भी फैकल्टी है उनके नोट्स को सबसे पहले रिवीजन करो। देन नोट्स में जो क्वेश्चन कराए हैं उनको करो। पहले क्या करना है, नोट्स रिवीजन, एंड देन जो नोट्स में जो क्वेश्चन कराए उनको क्वेश्चन करो। एंड देन फिर जो डीपीपी मिलती है अपन को, वो डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, जो शीट मिलती है वो उनको करो। किसको करो, पहले नोट्स रिवीजन, एंड देन फिर नोट्स क्वेश्चन, एंड देन फिर डीपीपी करो, एंड देन प्रैक्टिस शीट करो। देन प्रैक्टिस शीट में लिखा है ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक, मतलब कि प्रैक्टिस ही पता है सबको, जैसे कि पूरे के पूरे जितने भी मतलब एफ मोल चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो जब तक 7 या 10 या 13 लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक सर उसकी प्रैक्टिस शीट नहीं डालते। मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपन को प्रैक्टिस शीट मिलती है। तो ये ऑप्शनल है। डेली तो अपन को क्या करना है, नोट्स रिवीजन करना है, नोट्स के क्वेश्चन करने हैं, डीपीपी करना है, एंड प्रैक्टिस शीट ऑप्शनल है, क्योंकि ये डेली की डेली नहीं मिलती अपन, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूल या फिर एलएस, ये मैंने जो चीज लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, एररलेस। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो एररलेस बुक है उसमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कि वो एररलेस बुक किसी कर ली तो उसका सिलेक्शन तो पक्का है। रैंक की बात के लिए मैं बताऊंगा कि जो रैंक है वो मार्च अप्रैल में डिसाइड होती है हर किसी की। फरवरी तक सबका जो ये सिस्टम है, फरवरी तक इसने अपना लिया उसका सिलेक्शन पक्का है। उसका सिलेक्शन गारंटी है, क्योंकि मैंने कर रखा है। इसका सिलेक्शन तो पक्का है। रैंक की बात होती है वो मार्च और अप्रैल में पता चलता है किसकी कितनी रैंक आने वाली है। मार्च और अप्रैल रैंक का पीरियड है, और जो फरवरी तक जिसने जो कंसिस्टेंसी के साथ कर लिया उसका सिलेक्शन पक्का है, उसकी एक गवर्नमेंट सीट पक्की है। बात मानो वैसे, क्योंकि मैंने 680 मार्क्स स्कोर भी किया है, एंड देन मैंने 12th क्लास में मैं टॉप रहा था सब जगह, मतलब मेरी मेरी चलती थी, समझ रहे हो ना तुम। तो मेरी बात मानो, 680 मार्क्स भी आए हैं मेरे, एंड 720 भी मुझे आ सकते थे, वो मेरे किस कारण नहीं आए मुझे पता है, ठीक है। और मैं कभी बताऊंगा आपको, कोई बात चलेगी तो देखो सबसे मेन बात है एररलेस बुक करना। मैंने पर्सनली अपनाई है एररलेस बुक, इसलिए मुझे पता है एररलेस बुक हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन होते हैं वो, क्योंकि एररलेस बुक्स में क्या है ही क्या, जितने भी जेई के क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी नीट के क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी नीट से पहले जितने भी एग्जाम होते थे, एआई पीएमटी का होता था, जेई में नीट में जितने भी होते थे एग्जाम, सबके पीवाई की एररलेस बुक में। और एडिशनल क्वेश्चन भी हैं, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे नीट के पैटर्न आ रहा है ना उस हिसाब के क्वेश्चन भी एररलेस बुक में मिलेंगे। तो मैं पर्सनली एररलेस बुक को बहुत ज्यादा सजेस्ट करता हूँ। और ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल भी है। यूनिवर्सल के नाम से आते हैं, यूनिवर्सल एररलेस बुक का नाम क्या है, यूनिवर्सल एररलेस, इस नाम से बहुत विख्यात विख्यात है, और हिंदी में है, पूरी की पूरी हिंदी में बुक है। और ये बुक मैं ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। इसके लिए ओनली ओनली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने इसकी बायो भी पढ़ी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाए हैं। इस कोर्स इसमें लगाए हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि बायो में इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। नाम एररलेस जरूर है इसका, लेकिन इसमें बायो में बहुत सारी एरर है, इसलिए बायो के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रामबाण है, बिल्कुल बिल्कुल रामबाण है। इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। सबके सब क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं, मतलब अच्छे भी होंगे, थोड़े मॉडरेट भी होंगे, हार्ड भी होंगे, जैसा नीट का पैटर्न है उस हिसाब से सब क्वेश्चन है इसमें। तो एयरलेस बुक्स में पर्सनली सजेस्ट करूंगा। और आपको टाइम मिले तो आप कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करो। तो मॉड्यूल में वैसे से होता ही क्या है, मॉड्यूल में यही है कि मॉड्यूल में टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो वो एयरलेस बुक में आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही एयरलेस में, एयरलेस मतलब तुम आप कभी देखो तो एयरलेस में तो कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है एयरलेस की, सही में। कोई मुझे देखो एयरलेस बुक में तो कोई मुझे मतलब उसका प्रचार फैलाने के लिए कोई पैसे तो दे नहीं दे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एयरलेस मैंने पर्सनली यूज किया तो मुझे पता है एयरलेस बुक इज द बेस्ट बुक फॉर हिंदी मीडियम। तो बस पर्सनल एयरलेस, एंड देन फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये बात ध्यान रखना है, ये ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एयरलेस है। बायो के लिए एयरलेस कोई भी मत खरीदना, क्योंकि बायो की एयरलेस है, उसमें बहुत सारी एरर है, बहुत सारी एरर है, बहुत सारी त्रुटि हैं, तो उसके लिए तो नहीं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल रामबाण है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या है, रामबाण, रामबाण है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एयरलेस, ठीक है।
देन आप नीट पीवाईक्यू करो एंड जेई पीवाईक्यू करो, बस इतना ही साल भर के साथ करो, मोर देन इनफ यार, मोर देन इनफ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई किसी का मन होता है कि हम एनसीईआरटी के एग्जाम पर फिर क्वेश्चन कर लें, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी एनसीईआरटी भी है, तो ये सब भी है। लेकिन ये नोट्स में आजकल सब लोग जितने भी फैकल्टी हो गए हैं, जितने भी अपने सर है मैम है, वो सब आजकल कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की जो एग्जाम प्लस है और एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन वो अपने नोट्स में ही करवा रहे हैं, तो नोट्स में ही कवर हो जाएंगे एनसीईआरटी बेस मेरे ख्याल से। और एनसीईआरटी तो देखो मेनली बायो की इंपॉर्टेंट है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इससे अलावा एनसीईआरटी से बहुत कम है कि, और तुम यदि मैं बता भी दूं तो आता तो देखो पेपर एनसीईआरटी से, कोई भी कुछ बोले लेकिन पेपर तो एनसीईआरटी से आता है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना आसान नहीं है, 1 साल 7 महीने दिए हैं उसमें एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है, तो बस इजी बात बता रहा हूँ, हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो एनसीईआरटी पढ़ सके। तो ये सब चीज़ों से ना एनसीईआरटी की मतलब जो ज़रूरत है वो कम कर देती कहीं ना कहीं, क्योंकि इरेलेस बुक्स में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जेई के पीवाईक्यू करोगे तो वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि और नीट के पीवाईक्यू भी एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि पेपर तो एनटी बना रहा है ना, चाहे नीट का पेपर हो चाहे जेई का पीवाईक्यू, सबका सब एनटी बना रहा है। तो बस यही है। और इसके अलावा मैं कह रहा हूँ आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि दूसरे क्वेश्चन कर लो, इसमें ही आपका दिन निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो बस यही है, क्योंकि देखो जेई के पीवाईक्यू में भी टॉपिक वाइज दिए हैं, टॉपिक वाइज है ये भी। इसके लिए जेई की पीवाईक्यू के लिए मैं सजेस्ट करूंगा एमटीजी बुक, एमटीजी नाम की एक बुक आती है, हिंदी में है ये भी। एमटीजी बहुत बढ़िया बुक है, क्यों है वो बढ़िया बुक, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज दिए हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, अपन मान लो मात्रा के मापन की बात करें तो उसमें दिमाग के लिए अलग दिया है, एंड देन फिर अपनी ये अपने बढ़ने के लिए बस आता है उसके लिए अलग दिए, त्रुटि अलग दिए, सब के सब मतलब टॉपिक वाइज दिए। तो पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगती है वाली बुक, तो बढ़िया है एमटीजी जेई पीवाईक्यू के लिए। और नीट पीवाईक्यू के लिए भी आप जेई एमटीजी बुक खरीद सकते हो, यदि आपके पास नहीं है तो एमटीजी बुक अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, 7 महीने के लिए इस तरह से आप कंसिस्टेंसी बनाइए एंड देन फिर आप रिजल्ट पाइए। ये मैं कह रहा इतना जिसने कर लिया ना, मैंने लिखा है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा नीट में सिंगल क्वेश्चन नहीं आ सकता, सिंगल क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी पेपर देख लो। और आप लोग बोल रहे हो तो भैया ऐसे आपके आपने बोल दिया ऐसे कैसे विश्वास कर लें, तो आप नीट के पेपर देख लो, जेई की पेपर कर लो, 2026 के डी नीट के पेपर की बात मत करो, क्योंकि उसमें न्यूली फ्रेम किए गए थे क्वेश्चन, तो वो कहीं भी नहीं मिल सकते वो क्वेश्चन, तो किसी के मॉड्यूल में नहीं मिल सकते वो क्वेश्चन तो। लेकिन वो बात है कि ये आप कर लोगे ना कहीं तो पेपर किसी भी लेवल का आए थोड़ा आपको अप्रोच करना सीख जाओगे आप, समझ रहे हो। तो वो बात रहती है। और जो भी आप बोल रहे हो कि सागर भैया आपके तो रीजनिंग में 555 भी मार्क्स आए थे, तो आपने भी तो ये चीज़ें की थी, आपके आपके तो अच्छे मार्क्स आए नहीं, आपके 720 आने चाहिए थे उस टाइम पे। लेकिन वो बात मैं बता रहा हूँ कि 550 मार्क्स मेरे आने का बहुत सारे कारण हैं, और मैं उसको किसी ना किसी वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा, आप बोलोगे तो मैं अगली वीडियो यही लाऊंगा। तो विश्वास करो कि ये मैं बता रहा हूँ वो रामबाण है, वो किसी वजह से नहीं आए, वो मुझे भी बेकार लगता है, रिग्रेट लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये बता रहा हूँ मैं बिल्कुल सही है, सटीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता यार। एक बच्चे से 7 महीने में बस यही चीज़ें हो सकती हैं, और यही इसी से सिलेक्शन होता है, यही सब कुछ है, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब सब लोग सागर भैया आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे इतनी सारी चीज़ें करनी है, लेकिन मेन बात है हम पे टाइम मैनेज नहीं होता है, हम इतनी सारी चीज़ें करें कैसे, कि नोट्स भी पढ़ लें, नोट्स के क्वेश्चन भी कर लें, एनडीपी भी कर लें, एंड प्रैक्टिस शीट हो तो वो कर लें, मॉड्यूल और रिलेस में से कर लें, नीट पीवाईक्यू कर लें, जेई पीवाईक्यू कर लें, जेई पीवाईक्यू भी प्रत्येक चैप्टर के कम से कम 400-500 है, मिनिमम 400-300 तो जेई पीवाईक्यू को मिल ही जाएंगे प्रत्येक चैप्टर में। तो कैसे करें इतना सारा कैसे करें, तो उसके लिए मैंने लाया हूँ टाइम मैनेज। टाइम कैसे मैनेज, पर्सनली ये टाइम मैनेज मेरा ही टाइम है, मतलब जैसे मैं टाइम मैनेज करता था उसी हिसाब से मैंने अपना अपना ही बनाया है बेसिकली, जो मैं करता था वही है। और देखो सबका टाइम मैनेज अलग अलग तरीका होता है, सबका उठने का समय अलग होता है, सोने का समय अलग होता है, उस हिसाब से वेरी तो वेरी करता है पर्सन पे। इसलिए मैं एक आदर्श टाइम टेबल कहूँगा, जिसको जैसा लगे शेड्यूल वो सोने में कुछ कम करके या फिर उठने में कुछ कम करके अपने हिसाब से जमा ले। लेकिन मैंने एक आदर्श बना दिया कि ऐसा अपन को करना है जिससे अपने 9 आवर्स सेल्फ स्टडी के हो जाएंगे। कितनी आवर्स, 9 आवर्स। इसमें मेरे सेल्फ स्टडी के होते थे, क्लासेस अलग हैं, और 9 आवर्स में खुद अपने सेल्फ पढ़ता था, इतना ऐसा मेरा टाइम टेबल था, देख लो, ठीक है। तो 9 से 3 सबसे पहले आपकी क्लासेस चलती हैं, आपको पता ही है, 9 से 3 आपको क्लास लेनी है, देन फिर 3 से 4 रेस्ट करना है, ब्रेक करना है, जो भी 3 से 4 आपको जो सही लगे वो काम करिए। एंड 4 से 6 आपकी फिजिक्स की 2 घंटे निकालिए, और 4 से 6 फिजिक्स पढ़ने का ट्राई करिए। तो अपन ने क्या पढ़ा है, 9 से 3 क्लासेस लेनी है, और क्लासेस ऐसी नहीं लेनी है, 9 से 3 जो क्लासेस लेनी है उसमें ऐसी क्लासेस लेनी है कि रिवीजन भी हो जाए, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाओ। नोट्स बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्लासेस के बाद बनाते हैं, तो देखो लाइव क्लास है तो उसके साथ ही नोट्स बनाने का ट्राई कीजिए,
तो देखो, क्योंकि देखो अपने पास टाइम कम है, तो जो अपने, मैं कह रहा 1:45 ही सर की क्लास ही होती है। 1:45 के अंदर अपन को आराम से सर बहुत सारे ऐसे फिजिक्स वाले सर की क्लास में चले जाओ तो वो लिखने का समय देते हैं। हर किसी जो भी फैकल्टी है, अधिकांश फैकल्टी लिखने का समय देती है। ऑफलाइन बाई बिल्कुल फील आती है ऑनलाइन की क्लास में, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। तो उसमें आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट्स उसमें बनाते जाओ, एंड देन फिर जो अपन को 1:45 क्लास चलते हैं, जो 15 मिनट मिलते हैं, उसको मैं सोचूं एक बार क्यूक रिवीजन में लाओ। मतलब 5-10 मिनट रेस्ट कर लो, एंड देन फिर 5 मिनट क्यूक रिवीजन करके ही नेक्स्ट क्लास में जाओ। मैं तो यही मानता हूँ। तो उसमें आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, देन इसमें रिवीजन हो जाएगा, नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखो बोर्ड क्लास के बाद एक बार आप उसमें कर लोगे ना, उसकी उसकी उसी क्लास में उसी का रिवीजन कर लोगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। फिर आपके पास जो समय बचेगा आप उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा दो। क्योंकि नीट के एग्जाम में थ्योरी नहीं आनी है, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने, 180 क्वेश्चन, समझ लो। एंड देन फिर आप, मैं बता ही दिया कि 3 से 4 रेस्ट कर सकते हो आप, जो भी करना है, ब्रेक ले सकते हो, नींद ले सकते हो, जो भी आपको काम करना है 3 से 4 करो। एंड 4 से 6 फिजिक्स पढ़ो, एंड 6 से 6:30 खाना खाओ। मैं पर्सनली, मेरा टाइम है, बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि आज 6 बजे से खाना खा लो। तो देखो मैं पर्सनली अपना टाइम टेबल बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, और आपको जैसा लगे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो आगे पीछे। लेकिन ये अकॉर्डिंग है ना, इसमें अपन टाइम ही चेंज करना। ये 9 सेल्फ स्टडी के मैंने निकाले हैं, वैसे आपको भी निकालने हैं। कैसे भी ऊपर नीचे जैसे आपको करना है वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन मैंने अपना पर्सनली टाइम टेबल बताया है, ठीक है। एंड तो 6 से 6:30 में खा लेते, खाना खाता था। क्यों खाता था इसके भी रीजन्स थे। तो फिर देखो सोने से कम से कम, मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले अपन को खाना खा लेना चाहिए। क्योंकि मैं 9 बजे सोता था, कितने बजे, मैं 9 बजे रात के सो जाता था, इसलिए मैं 6 साढ़े 6 बजे खाना खा लेता था। एंड देन फिर 6:30 से 8:30 2 घंटे आप केमिस्ट्री को पढ़ो। ये 2 घंटे में पढ़ना क्या है, बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि 2 घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन ये नहीं कि नोट्स अपन को ने जो पढ़ने पढ़ा है वो 2 घंटे पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ना है। अपन को 2 घंटे में ऐसे यूज पर निकालना है। सबसे पहले नोट्स पढ़े अपन ने, नोट्स का अपन ने रिवीजन किया, देन नोट्स के क्वेश्चन करे अपन ने, देन अपन ने डीपीपी लगाई हो तो, एंड देन मॉड्यूल के क्वेश्चन एंड एलएलएस बुक करी, एंड नीट के पीवाई करे, एंड जेई के पीवाई करे, टॉपिक वाइज। जितने अपना टॉपिक होते जाए उतनी अपन आगे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। एंड देन फिर संडे मिलता ही अपन को, संडे को बढ़िया से पूरा एक बार क्विक रिवीजन कर लो। एंड संडे के दिन क्या करना है, आप वो चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि मैं संडे का भी दिन बता दूंगा। संडे के दिन आपको क्या करना है, कैसे टेस्ट एनालिसिस करना है, कैसे टेस्ट देना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, या फिर जो भी टेस्ट के वगैरह में, या फिर उस दिन का जो भी पूरा शेड्यूल है संडे के दिन कैसे क्या करें, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यदि आपकी डिमांड हो तो कमेंट में लिख देना, जो भी रहे, ठीक है। तो इसके बाद 8:30 से 9, मैं पर्सनली अपना ही बता रहा हूँ, 8:30 से 9 क्या करता था मैं, एनालिसिस और थिंग दैट विल हैपन टुडे। मतलब कि इंग्लिश बोल दी सागर भैया इतनी ज़्यादा। तो देखो एनालाइज ऑल थिंग्स दैट विल हैपन टुडे, मतलब कि आज के दिन में आपने जितनी भी चीज़ें करी हैं सबको सबको एनालिसिस करो। क्या, जितनी भी चीज़ें आपने करी हैं बहुत सारी, मैं इसको मानता हूँ इम्प्रूवमेंट पीरियड है। दिस इज अ इम्प्रूवमेंट पीरियड। क्योंकि 8:30 से 9 जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे जो सोने से पहले आप एक बार समझ लोगे कि आज मैंने दिन भर में क्या किया है, क्या टाइम वेस्ट किया है, क्या यूजफुल रहा है, कल क्या बदलाव ला सकते हो, तो उससे अगले दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो ये जरूर कीजिए कि एनालिसिस कीजिए पूरे के पूरे दिन को। इसलिए इसको मैं बोलता हूँ इंप्रूवमेंट पीरियड है। जो 8:30 से 9 बजे का मैंने रात का टाइम है, वो एक इंप्रूवमेंट पीरियड है, जो अगले दिन मुझे कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा। तो वही है कि कुछ ना कुछ आगे, क्योंकि हर किसी को इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होती है। आज मैंने ये भी रोड मैप बनाया है, एंड दिस इज मैनेज टाइम मैनेज लिखा है। इसमें कहीं ना कहीं जरूरत होगी, कहीं ना कुछ बदलाव की। तो छोटे मोटे रेवोल्यूशन की तो हमेशा से ही जरूरत रही है, छोटी मोटी क्रांति तो हमेशा से ही जरूरत रही है। तो बस ये है कि कोई भी चीज़ आदर्श तो होती नहीं है। देखो मैंने भी ये टाइम रोड में बनाया है, टाइम में इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारी त्रुटि होंगी, लेकिन देखो कोशिश तो करी जाती है। तो मैंने अपना पूरा योगदान देके ये बनाया है जैसा मैंने किया है। एंड देन फिर जो 8:45 से 9 बजे से 2:45 से 3 बजे तक स्लीप टाइम रखा था मैंने, 6-6 आवर का। तो मैं 6 घंटे सोता था बिल्कुल। आज 8:45 से या 9 बजे सो जाता था मैं, एंड देन फिर 2:45 का अलार्म भर के या 3 बजे तक मैं उठ जाता था। मतलब 6 घंटे की प्रॉपर नींद होती थी मेरी। एंड देन फिर 3 से 6 बायो पढ़नी है अपन को, फिजिक्स और केमिस्ट्री अपन ने पढ़ ली ऊपर। एंड देन फिर अपन को बायो पढ़नी है 3 घंटे। बायो को टाइम मैंने सुबह रखा है, क्योंकि सुबह मैं जानता हूँ कि अपन उठते हैं जब बिल्कुल फ्रेश होते हैं, समझ लो। तो उस टाइम पे जो 3 घंटे अपन बायो में लगाएंगे तो अपन को ज़्यादा याद रहेगा। तो उस टाइम पे आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों, बायो में मैंने बॉटनी और जूलॉजी दोनों इंक्लूड किए हैं। दोनों के दोनों आपको 3 घंटे मिले हैं। उसमें आप नोट्स बायो के लिए क्या करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना सारा बायो के लिए बना है, जेई के तो होते ही नहीं बायो में। तो देखो बायो के लिए आपको क्या करना है, नोट्स रिवीजन करो। बायो के लिए क्या करना है अपन को, नोट्स रिवीजन करने हैं, नोट्स के क्वेश्चन करने हैं,
नोट्स रिवीजन, नोट्स के क्वेश्चन पर 2-4 क्वेश्चन जरूर करवाती है मैम हो, चाहे सर हो, स्काई सर हो, चाहे प्रियंका मैम हो, चाहे जो भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, वो नोट क्वेश्चन कराते हैं 2-4, तो वो क्वेश्चन कई बार देख लिया। इसके अलावा डीपीपी देख ली, डीपीपी में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उनको थोड़ा सा हो सके तो लिखने की ट्राई करो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो अपन पे एक बार में गलत हो जाते हैं। तो मैं बोला जब तक डीपीपी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रत्येक डीपीपी आप 3 से 4 बार लगा लो, प्रत्येक डीपीपी, एंड देन फिर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको नोट्स में लिखो। क्योंकि अपन एक पहली बार में कोई से क्वेश्चन गलत हो जाता है, डायरेक्ट नोट्स में लिख लो तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत बार पहली बार क्वेश्चन गलती से सिली मिस्टेक भी हो जाती है। इसलिए डीबी में जब भी क्वेश्चन, डीबी का जब भी क्वेश्चन लिखना है अपन को नोट्स में, जब अपन पे क्या हो जाए वो मैक्सिमम बार गलत हो रहा हो, नया कॉन्सेप्ट हो, तभी लो नोट्स में, नहीं तो डीपीपी के लिए अलग से कॉपी बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। एंड देन फिर बायो के लिए क्या कर सकते हो आप, प्रैक्टिस शीट हो अवेलेबल तो प्रैक्टिस शीट लगाओ। एंड देन फिर मॉड्यूल और एररलेस बुक में से, एररलेस बुक को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बायो के लिए। बायो के लिए एररलेस बुक मत लगाना कोई भी, एररलेस बुक में बहुत सारी एरर है, आपका अपना फालतू में जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एररलेस बुक ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रामबाण है, बायो के लिए नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूल मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओ, यदि मॉड्यूल किसी के पास हो पीडब्ल्यू का तो उसके क्वेश्चन लगाओ, और यदि नहीं हो मॉड्यूल भी हो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नीट के पीवाईक्यू से भी आराम से सिलेक्शन टू रैंक सिलेक्शन भी हो जाएगा आराम से, एंड रैंक भी आराम से ही आ जाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे अभी टेस्ट पेपर से देने हैं, बहुत सारी चीज़ें लगानी है। तो बायो के लिए तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, बायो में कुछ ज़्यादा मत करो, जो सर के नोट्स हैं उन पर पूरी तरह फोकस रखो, डीपीपी लगाओ, एंड देन फिर नीट के पीवाईक्यू करो, और एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी तो पढ़ना मस्ट ही मस्ट है। बहुत मतलब सभी टीचर आजकल बोलते हैं कि मतलब हमारे नोट्स में एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर है। हाँ, सभी की टीचर्स की में एनसीईआरटी कवर है, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। इसका कारण है क्योंकि नीट में डायरेक्ट की डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें आती हैं, और एनसीईआरटी की लाइनें जब तक आपने नहीं पढ़ी होंगी आपके माइंड में उस टाइम पे डायरेक्टली क्लिक नहीं होगा, फास्टली क्लिक नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है। तो बायो के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बायो में ज़्यादा समय भी व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि बायो बहुत ईजी सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों को कठिन लगता होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ईजी सब्जेक्ट, यदि आप क्लास में याद करते जाओगे तो आपको बायो में कम समय लगेगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो अपन समय लगा पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आजकल नीट का जो पैटर्न बन गया है वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन दे रहा है। इस बार नीट में फिजिक्स भी अच्छी थी और केमिस्ट्री भी अच्छी थी, तो दोनों को दोनों अच्छे थे। बायो देखो कितनी ईजी थी, तो मैं बोला बायो में वो कर ही नहीं सकता ना ज़्यादा, वो क्या कर बायो में ज़्यादा क्या करेगा, लेंथ पेपर कर देगा, तो टेस्ट के थ्रू अपन वो आगे डाल लेगा लेंथ पेपर की। तो बायो में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बायो के लिए बस जो मैंने सुबह बताया है कि आपको 3 से 6 सुबह उठ के बढ़िया पढ़ना है, उसमें क्या करना है, नोट्स रिवीजन करना है, डीपीपी करनी है, एंड देन फिर आपको नीट की पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बिल्कुल मस्ट है। एनसीईआरटी भूल कर मत भूलना। सब लोग सोचते हैं कि सर के नोट्स में तो सब एनसीईआरटी कवर है तो एनसीईआरटी ना पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट लाइनें उठ के आती हैं, तो एनसीईआरटी मस्ट है, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन मस्ट है। आगे का चाहे वो फ्रंट में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, जो आगे का जैसे सेल वाले चैप्टर में आगे रामचंद्रन जी के बारे में बताया, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो रामचंद्रन जी से ही क्वेश्चन आ चुका है, समझ रहे हो। चैप्टर स्टार्ट होता है उससे, यूनिट से पहले जो इंट्रोडक्शन दिया उससे भी क्वेश्चन आते हैं, जो समरी है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। हर एक चीज एनसीईआरटी की जो बायो में है वो हर एक चीज से छोटी छोटी सी चीज से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए किसी भी चीज को इग्नोर मत करो, समझ रहे हो। ये मत सोचो कि हमारे नोट्स में सब कवर हो गया है, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो हर किसी मनुष्य की प्रकृति क्या होती है, भूलने की, बहुत सारी चीजें होती है जो स्किप हो जाती हैं गलती से नोट्स में भी। तो एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी मतलब बिल्कुल मस्ट है यार, मैं तो बोलो कुछ नहीं बोलूंगा यार, एनसीईआरटी ही सब कुछ है। तो बायो के लिए आपको एनसीईआरटी करनी है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपकी स्टार्ट हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी अपन को क्या एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। बस 2 चीज़ें के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, और किसी के लिए भी इतनी जरूरी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है। एंड देन फिर 6 से 6:30 मैं वॉकिंग करता था, 6 से 6:30 मैं क्या करता था, वॉकिंग जाता था। क्योंकि देखो अपन क्लासेस देखो 6 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं अपन 9 से 3, एंड देन फिर अपन दिन भर ही बैठे रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड को और अपनी मसल्स को अच्छा करने के लिए वॉकिंग पीरियड भी होना चाहिए। तो 6 से 6:30 आप भी जो भी आप अदर एक्टिविटी करना हो, आपको किसी को फुटबॉल अच्छा लगता हो, क्रिकेट अच्छा हो, तो आध घंटे जो भी आप हो सके, आध घंटे में जो भी हो सके वो करने की कोशिश करो। जिम जाओ, जिम जाना हो किसी को, मैं तो पर्सनली वॉकिंग पे जाता था, तो 6 से 6:30 बढ़िया सुबह की सैर पे जाओ, कहीं ना कहीं घूमने जाओ, एंड 6:30 तक मैं घूम के आ जाता था। एंड 6:30 से 7:30 फिजिक्स 1 घंटा, 6:30 से 7:30 अपन को क्या करना है, 1 घंटे फिजिक्स को पढ़ना है, एंड देन फिर 7:30 से 8:30 केमिस्ट्री पढ़ना है 1 घंटे। देन 8:30 से 9 ये नहा धोकर क्लास में बैठना है, जहाँ तक सर ने पढ़ाया है उसको रिविजन करना है। क्यों, कहने का मतलब क्या है,
तो 8:30 से 9 का जो सुबह का टाइम है, उस टाइम को अपन को ऐसे ही यूटिलाइज करना है कि अपन को बढ़िया 8:30 से 9 पे ही नहाना है बीच में। मैं तो पर्सनली यही करता था कि 8:30 बजे 9 बजे नहाता था, देन फिर 9 बजे से क्लासेस चलती थी तो उनको दिखता था। तो सबसे पहले सबको नहा धो के बढ़िया मन से बैठना है, एंड ऐसे मन से बैठना है कि जो क्लास में सर पढ़ाए वहीं की वहीं अपन याद करते हुए, एंड देन फिर जहाँ तक सर मैम ने पढ़ाया है वो वहाँ तक अपन को क्विक रिविजन कर लेना है। मतलब जहाँ तक अभी तक ऐसी मान लो मूल चैप्टर दी है केमिस्ट्री का, उसके मान लो 6-7 लेक्चर हो चुके हैं, तो अपन को 6-7 जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उनको पूरा का पूरा एक बार देखना है इस आधे घंटे में, समझ लो। यदि पहली क्लास फिजिक्स की लगती है तो फिजिक्स की यदि सरल रेखा में गति चल रहा है चैप्टर, उसके 5-6 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनके नोट्स को अपन को रिवीजन करना है। तो जितना भी हो सके वो पूरा रिवीजन करके जाना है अपन को आधे घंटे में, जितना भी हो सके, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको समझ में नहीं आ रहा, क्लासेस में बोलते हैं ना बहुत सारे बच्चे कि हमको समझ में नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा? क्योंकि देखो हर एक चैप्टर है ना, वो चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं लिंक होता है। और यदि आप पहला वाला आप भूल रहे हो तो आपको चांस है कि आपको जो आने वाले कॉन्सेप्ट भी समझ में ना आए। इसलिए कोशिश करो कि पूरा का पूरा आप रिविजन करके ही जाएं क्लासेस में, ठीक है। तो रिविजन करो, बस मैंने जैसे अपनाया था, देख लो आपने 2 घंटे अपने इधर फिजिक्स पढ़ ली अपने सेल्फ, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ी आपने, 3 घंटे बायो पढ़ी, एंड एक 1 घंटे मतलब 3-3-3 घंटे मतलब 9 घंटे आप पूरा पूरा पढ़ रहे हो। 3 घंटे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, 3 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 3 घंटे बायो पढ़ रहे हो सेल्फ। ये मोर देन इनफ होता है यार। 9 घंटे बहुत बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन आप बोल लो 9 घंटे ये एंड 6 घंटे की आपकी क्लास, तो 9 और 6 15, 15 घंटे मात्र आप पढ़ाई में लगा रहे हो। सो कितने कर रहे हो? 6 घंटे मात्र। तो ये बहुत 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 मतलब हर इंसान नहीं कर पाता है, और जो इंसान कर लेता है वो स्किन के इस पार होता है, समझ लो। आपको तो पता ही है एक्सपीरियंस हमारे नोएडा का, मतलब टोटली इमेजिंग था। मतलब उसके लिए भी कभी आप बोलोगे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा कैसा था हमारा नोएडा का जो 20 जुलाई का जो दिन था, जिस दिन हमारी टिकट बुकिंग हुई थी, और जो हम 25 तारीख तक घर आए थे, उसके बीच जो हुआ है, 25 जुलाई के बीच जो हुआ है, मैं अमेजिंग था। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जो मैंने संघर्ष किया था उसका मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फल मिल चुका है, ऐसा लगता है कभी ना कभी। तो बढ़िया से पढ़िए, एंड देन फिर देखो एंजॉय करिए। तो जिंदगी पड़ी है, बस यही है 7 महीने जो अपन अच्छे से निकाल लेंगे तो अपन स्किन के उस पार होंगे और बढ़िया से मजे कर रहे होंगे। तो बस यही है फ्यूचर एक्सपीरियंस को कि पढ़ते रहो यार, और क्या है जीवन में, है ही क्या यार, बस यही है। तो अपन ने बता दिया सब आपको, ये मैंने फॉलो किया है, जैसा आपको सही लगे। यदि किसी पे हो कि वो हम 3 बजे सुबह नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि मैं 3 बजे उठता था, 3 बजे उठता था। तो 3 बजे किसी से हो कि मैं 3 बजे नहीं उठ सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप 4 बजे उठिए, एंड देन फिर 10 बजे सो जाइए। किसी से सुबह 4 बजे भी नहीं उठ सकता, मैं 6 बजे उठता हूँ, तो 6 बजे उठिए, एंड देन फिर उधर जो भी सिस्टम रहे 12 बजे सोने का, तो उधर से मतलब कुल मिला के आपको 6 आवर की स्लीप लेनी है और 9 आवर की सेल्फ स्टडी करनी है। और ये आप क्लासेस वो एक्स्ट्रा में, समझ आ गया? 6 घंटे की स्लीप लो एंड 9 घंटे सेल्फ स्टडी करो, दैट इज इनफ। दैट इज इनफ फॉर सिलेक्शन एंड रैंक। रैंक भी के लिए भी क्या करना है मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी आप यही करो फरवरी तक, एंड मार्च और अप्रैल में क्या करना है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना मार्च और अप्रैल यूटिलाइज किया था, देन फिर मेरे इतने अच्छे 680 मार्क्स आए थे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी के लिए तो यही है, एंड देन फिर आगे देखते हैं क्या प्लान बनता है। बस चले, थैंक यू।